सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र का प्रारंभिक परिचय और मैं हूँ आपका ज्ञान दूत डॉक्टर के.एम. भाटिया। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं या इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं वो एक्चुअल में किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को अर्थशास्त्र के बारे में प्राइमरी इंट्रोडक्शन देना है। मीन्स कोई भी बच्चा जो ये जानना चाहता है कि भाई अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या, तो वो सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से, तो इसके बारे में एक्चुअल में दो कंसेप्ट चलती है। एक ये माना जाता है कि लैटिन भाषा के इकोनॉमिका, इस वर्ड से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी गई है। जैसा हम जानते भी हैं कि इकोनॉमी का अरस्तु, जो कि बहुत ही अच्छे दार्शनिक रहे हुए हैं, उनकी पुस्तक का नाम था। तो एक अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि लैटिन वर्ड जो इकोनॉमी का है उसी से धीरे धीरे व्यवस्थित होकर इकोनॉमिक शब्द बना है। लेकिन दूसरी जो अवधारणा है ग्रीक वर्ड से, और उसके अनुसार ओक्योनोमिया, इस वर्ड से हम अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें एक्चुअल में ये जो एक वर्ड है ओक्यो और नोमास, ये दो अलग अलग वर्ड है। इसका मतलब होता है गृह यानी कि घर, और इसका मतलब होता है प्रबंध। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हाउस मैनेजमेंट जो है वही शब्द धीरे धीरे के परिवर्तित होकर किसके रूप में आया है, अर्थशास्त्र के रूप में। तो हमारे सामने अर्थशास्त्र को लेकर दो है, इसकी शब्द उत्पत्ति को लेकर लैटिन भाषा के अनुसार इकोनॉमिका वर्ड, इससे इकोनॉमिक्स बना है, और दूसरा ग्रीक भाषा के ओक्योनोमास शब्द से है, जिसका मतलब है गृह प्रबंध, यानी कि घर का जो देखभाल है, घर को जो प्रबंध है या होम मैनेजमेंट है, जो उसी को अपन धीरे धीरे कन्वर्ट होकर इकोनॉमिक्स वर्ड बनाए। ज़्यादातर लोग इस मत को प्राथमिकता देते हैं। अब अपन अपनी भारतीय संदर्भ में देखें तो जैसा आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र, अब ये वर्ड अपने आप में दो शब्दों से बना है, अर्थ और शास्त्र। हमारी संस्कृत भाषा में यदि अपन देखें तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो एक सिंपल सा हम ऐसा कह सकते हैं कि वह विधा या वह शाखा जिसके अंदर धन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। भारत में आप देखोगे तो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक का नाम भी है। चाणक्य आप सभी इनसे भली भांति परिचित है, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि चाणक्य अपने आप में बहुत ही वेल नोन पर्सन है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से एक नया आयाम दिया था। एक छोटे से बालक को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की कथा हम सभी लोग जानते हैं। तो चाणक्य की जो पुस्तक थी, आचार्य चाणक्य की जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम भी क्या था, अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया था। वार्ता, आन्वेक्षिकी और दंड नीति। अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि आचार्य चाणक्य ने लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया है, वार्ता, आन्वेक्षी और दंड नीति। इसमें से ये जो वार्ता है, इसी के अंदर इन्होंने कृषि, व्यापार, इसके बारे में बताया है। तो हम ये मानते हैं कि चूँकि ये पुस्तक प्योरली इकोनॉमिक्स न होकर सभी चीज़ों का एक सामूहिक मिश्रण था, और इसके अंदर जो वार्ता शब्द था, मतलब वार्ता वाला जो पोर्शन था, उसके अंदर उन्होंने व्यापार और उससे संबंधित सारी चीज़ें बताई है। तो ये हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित था, बाकी राजनीति और दूसरी चीज़ें भी थी। तो ये अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो संस्कृत शब्द के यदि इसके हिसाब से देखें तो धन का अध्ययन है, और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र,
उसको भी अपन इसके रेफरेंस में देख सकते हैं। अब एक सामान्य बच्चे के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र है क्या? क्योंकि जो भी कोई एक नया स्टूडेंट है उसको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो उसके लिए यह एक जिज्ञासा होती है कि भाई अर्थशास्त्र है क्या, हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको 2 शब्द पहले बताऊँ। एक तो है अर्थशास्त्र और दूसरी है अर्थव्यवस्था। ये हमारी इकोनॉमिक्स है और ये हमारी इकोनॉमी है। ये दोनों शब्द हमें लगते जरूर मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। अर्थशास्त्र एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ज्ञान यानी कि नॉलेज, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांच होती है। उस बहुत सारी ब्रांच में से एक ब्रांच कौन सी है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? ज्ञान की एक शाखा हुई। जैसे ज्ञान की दूसरी शाखा है, जैसे भूगोल है, लेखा शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ठीक उसी तरह ज्ञान की एक शाखा कौन सी हुई? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा है, यानी कि यह एक विषय है। अब इसके अंदर हम पढ़ते क्या है? तो अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के पास जो आवश्यकता है वो अनंत है और उसके पास में जो साधन है वो बहुत ही सीमित है। तो हर एक मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साधन सीमित है। तो इन असीमित आवश्यकताओं के बीच और सीमित साधनों के बीच में उसको जो एक चयन करना पड़ता है कि भाई मैं अपने इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करूं। तो ये जो चयन की समस्या है, ये हमारे अर्थशास्त्र की क्या है? मूल समस्या। तो हमारे अर्थशास्त्र की जो मूल समस्या मानी जाती है वो है चयन की समस्या। तो ये बात जब एक व्यक्ति के लिए लागू हो सकती है तो एक देश के लिए भी हो सकती है, क्योंकि एक देश को भी वही समस्या सामना करना पड़ रहा है। हर एक देश की अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए उस देश के पास में साधन कैसे है? सीमित। तो ऐसे में जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच में निर्णय लेता है, ठीक उसी प्रकार एक देश भी अपने सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच में चयन करता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि अर्थशास्त्र तो हमें समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या है? ज्ञान की एक शाखा है। तो अब ये अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, ये यदि कोई निश्चित भूभाग है, फॉर एग्जाम्पल अपना राजस्थान ले लीजिए, एक निश्चित भूभाग है। अब इस निश्चित भूभाग में जो लोग रहते हैं, यदि अपन उनके जीवन स्तर का अध्ययन करते हैं कि भाई ये लोग रहते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं, इनके उपज के साधन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो ये जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना? मीन्स अर्थव्यवस्था किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर का क्या है? अध्ययन। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ये नोटिस की कि अर्थशास्त्र तो एक विषय है और इस विषय में जैसे अपन राजस्थान की अर्थव्यवस्था ली, वैसे अपन भारत की भी ले सकते हैं। तो भारत अपने आप में एक देश है। तो भारत के लोगों के जब जीवन स्तर को अपन अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र तो एक विषय है जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अर्थव्यवस्था इस अर्थशास्त्र का क्या है? कार्य क्षेत्र। मीन्स मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट में यदि समझाना चाहूँ तो मैं आपको कुछ ऐसा बना के दे सकता हूँ। ये हमारी अर्थव्यवस्था है, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। ये हमारी इकोनॉमी है और ये बहुत बड़ा जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो आपका क्या है?
अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये इस अर्थशास्त्र के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है कि नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है, और अर्थव्यवस्था जो कि इसके अंदर आता है वो इसी का एक कार्यक्षेत्र है, इसी का एक हिस्सा है। तो हमारे दिमाग में दो बातें क्लियर हुई। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसका दायरा बहुत बड़ा है। अर्थव्यवस्था इस अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र है, इसलिए अर्थव्यवस्था इसी अर्थशास्त्र के अंदर शामिल होती है। तो अर्थशास्त्र बहुत बड़ी अवधारणा है और अर्थव्यवस्था उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये तो क्लियर हुआ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या चीज़ें अपन समझते हैं या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसा आपको ध्यान होगा कि अर्थव्यवस्था है तो वो तीन तरह से नॉर्मली हम पढ़ते ही है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हालांकि इसके अलावा भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं साम्यवादी भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम अर्थव्यवस्था को बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र, देखो इनका जो बंटवारा किया जाता है वो केवल एक एंगल से अपन समझ सकते हैं आसानी से कि भाई उत्पादन और वितरण के साधनों पर, उत्पादन व वितरण के साधनों पर स्वामित्व, ये सबसे जरूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व किसका है, उस स्वामित्व को देखकर हम अर्थव्यवस्था का प्रकार बता सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व है तो स्वतः ही वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको क्या बनाना है, किसे देना है, यह सब निर्णय कौन लेता है, निजी क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि पूंजीवाद में उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, किन के लिए करना है, ये जो हमारी सभी समस्या है उनका जो उत्तर है वो कौन देता है, निजी क्षेत्र, यानी कि ये डिसाइड करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब किसी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार या राज्य का, तो वो अर्थव्यवस्था स्वतः ही क्या कहलाएगी, समाजवादी, जैसे कि चीन। तो यहाँ पर उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, ये सब निर्धारण कौन करती है, सरकार या राज्य करती है। क्योंकि सरकार या राज्य द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, इसलिए उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति कौन सी हो जाती है, समाजवादी। और यदि किसी अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान दोनों क्षेत्र करते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आपको एक साथ मिलते हैं, तो उस वाली अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आप सभी जानते हैं हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किसका उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ये एक अलग बात है कि अब धीरे धीरे अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का भी पर्याप्त महत्व है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार देखे, जो ये वही अर्थव्यवस्था है जो अर्थशास्त्र के अंदर आती है। तो हमारे दिमाग में दो बातें क्लियर होनी चाहिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग है। अर्थशास्त्र एक विषय है, उस विषय के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसको अपन कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो ये बातें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो बना कैसे। तो इसके लिए मैं आपको
इसके थोड़ी सी इतिहास को बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स का उद्गम किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में बताता हूँ, यानी कि अर्थशास्त्र का विकास किस तरह से हुआ, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे भारत में चाणक्य की पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र था, अरस्तु की पुस्तक का नाम भी इकोनॉमिका था, लेकिन वो सारी चीज़ें प्योरली इकोनॉमिक्स फॉर्मेट में नहीं थी। तो हमारा जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हम यूज कर रहे हैं आधुनिक अर्थशास्त्र, क्योंकि वैसे तो अर्थशास्त्र नाम पहले भी प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन यदि अपन मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र की जो विकास माना जाता है वो 1776 से माना जाता है। और जैसा हम जानते हैं, एडम स्मिथ सबसे वेल नोन नेम है। एडम स्मिथ ने 1776 में उनकी पुस्तक राष्ट्रों के धन स्वरूप एवं कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक से सभी परिचित हैं और सब ने ये नाम अवश्य सुना है। जो एक इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ने की इच्छा रखता है, कम से कम उसने तो सभी ने। तो यहाँ आप देखिए, हमारा आधुनिक अर्थशास्त्र है, उसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ? 1776 से। किन से? एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन स्वरूप और कारणों की खोज, यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन से। इसीलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पितामह, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हमारा आधुनिक अर्थशास्त्र 1776 से हुआ है, जहां एडम स्मिथ से इनकी शुरुआत मानी गई है, और इसीलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या जनक माना गया है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद में हम अलग अलग समय काल में अलग अलग अर्थशास्त्रियों को देखते हैं, और ये आपको थोड़ा सा बेसिक परिचय करवाना इसलिए बताना जरूरी है। जैसे हम 1850 के बाद वाले दशक में देखें तो प्रोफेसर मार्शल एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरे थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी रहे या उनके समर्थक भी रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये है कि हमारे इकोनॉमिक्स में जो अलग अलग टाइम पीरियड में जो लोग हुए हैं उनको हमने क्या किया, कुछ अलग अलग समुदाय में बांट दिया है। मीन्स उनकी अलग अलग एक स्कूल के रूप में आप कह सकते हैं। जैसे जो एडम स्मिथ थे और इनके समर्थक थे, तो इनको आप और हम लोग इकोनॉमिक्स में किस नाम से जानते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। हालांकि एडम स्मिथ से पहले भी वणिकवादी अर्थशास्त्री थे। तो एडम स्मिथ और उनके जो फॉलोवर्स थे उनको आप और हम लोग इकोनॉमिक्स में किस नाम से जानते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। बाद में प्रोफेसर मार्शल का दौर आया, और मार्शल जिनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत प्रसिद्ध है, इनके जो फॉलोवर्स थे उनको अपन नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, यानी कि मार्शल और उनके फॉलोवर्स को नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। फिर हम जानते हैं जैसे हमारे आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई 1929 की, जो वैश्विक मंदी आई थी। उस वैश्विक मंदी के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली, और वहीं से हमारे आए प्रोफेसर जॉन मन्नार्ड किन्स, जिनकी पुस्तक रोजगार, ब्याज व मुद्रा का सामान्य सिद्धांत
यानी कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको आप कभी कभार अक्सर हम द जनरल थ्योरी कह देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेसर किन्स, जो कि इस वैश्विक मंदी के बाद में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़े एक शख्स के रूप में उभरे थे, जिनकी पुस्तक थी रोजगार, ब्याज व मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। और चूंकि प्रोफेसर किन्स ने ही पूरी अर्थव्यवस्था को एक व्यापक रूप में देखने का दृष्टिकोण दिया था, इसीलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता है या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, वो किनको मानते हैं? प्रोफेसर किन्स को। और इनकी ये बुक्स आई थी 1936 में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब किन्स और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको अपन लोग क्या कहने लगे? किन्सियन अर्थशास्त्री। किन्सियन इकोनॉमिस्ट। फिर समय के साथ साथ किन्स की थ्योरी में भी कुछ सुधार किया। तो इनके बाद वाली जो पीढ़ी आई, जिन्होंने किन्स के नियमों में थोड़ा बहुत करेक्शन किया, हालांकि वो फॉलोवर किन्स के थे, उनको अपन ने किन्सोत्तर अर्थशास्त्री कहा, यानी कि पोस्ट किन्सियन। और बाद में हम जैसे आधुनिक परिवेश में देखें तो वो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री कहलाते हैं, यानी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको 2-3 बातें समझाई है। अर्थशास्त्र में जनक एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ और इनके जो फॉलोवर थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, यानी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। प्रोफेसर मार्शल और उनके जो फॉलोवर्स थे उनको अपन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यानी कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। किन्स, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक या पिता है, उनको अपन इनके जो समर्थक थे और किन्स को, उनको अपन किन्सियन अर्थशास्त्री कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब बाद में आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझने में आसान होगी कि ये चीज़ें चल क्या रही है। और इसी प्रकार किन्स को ही मानने वाले, लेकिन उनमें हल्के से सुधार करने वाले जो उनके अनुयायी थे उनको अपन किन्सोत्तर यानी कि पोस्ट किन्सियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और आज के ज़माने के जो अर्थशास्त्री है हम उनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, जिसमें हमारे अमर्त्य सेन जी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती है और जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल भी मिल चुका है, वो भी इनमें शामिल है। इसी प्रकार अपने जैसे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी, वो भी आधुनिक अर्थशास्त्री की श्रेणी में आते हैं। तो ये थोड़े से क्लासिफिकेशन थे हमारी इकोनॉमिक्स को लेकर। अब कभी कभार बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि भाई इकोनॉमिक्स में है क्या, हम पढ़ते क्या है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, यानी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसके अंदर बेसिकली हम 3 चीज़ें शामिल करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर किन्स ने अपनी पुस्तक में बताया हुआ है कि भाई सब्जेक्ट मैटर में हम 3 चीज़ें शामिल करेंगे। एक तो हम उसके क्षेत्र की बात करते हैं, मीन्स उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। दूसरी, उसकी प्रकृति की बात करते हैं, हम उसके नेचर की बात करते हैं। और किन्स ने जो तीसरी चीज़ बताई है वो है अन्य विषय से संबंध। क्योंकि आज के ज़माने में अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो किसी न किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित होता ही है। इसलिए इसकी जगह अपन क्या पढ़ लेते हैं, इसमें अर्थशास्त्र की सीमाएं, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है। तो नॉर्मली क्या है, अर्थशास्त्र के यदि अपन स्कोप में बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको बेसिकली 5 चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 5 चीज़ें आती है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। मैं आपको हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उपभोग मतलब एक उपभोक्ता
अपने सीमित साधनों से कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, वो चीज़ हम सारी सबकी सब किसके अंदर पढ़ते हैं, उपभोग के अंतर्गत। एक उत्पादक यानी उत्पादन क्या होता है और उत्पादक अपने सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन कैसे करेगा, उसके लिए वो कौन से आर्थिक नियमों को ध्यान में रखेगा, वो सारी चीज़ें हम उत्पादन के अंतर्गत पढ़ते हैं। विनिमय में हम क्या करते हैं, बाजारों का अध्ययन करते हैं कि बाजारों में कीमतें कैसे निर्धारित होती है, किस प्रकार से अलग अलग बाजारों में मतलब कीमत निर्धारण का होता है। तो वो सब चीज़ें हम विनिमय वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहीं पर आप पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये सारे बाजार पढ़ोगे। वितरण में ये होता है कि भैया आपने उत्पादन को बाजार में बेचा और उससे आपने पैसा कमाया। अब इस पैसे को उत्पादन के साधनों में बांटना कैसे है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं जो आप बाद में पढ़ोगे भी, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो इन 5 साधनों को हम पैसा कैसे बांटेंगे कि इनके बीच में उस धन का बंटवारा कैसे करना है, उसके लिए जो अलग अलग सिद्धांत है वो अपन वितरण के अध्ययन कर पढ़ते हैं। और सरकार की जो आय व्यय है वो हम राजस्व के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम ये 5 चीज़ें देखते हैं। रही बात अर्थशास्त्र की प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति में हमें 2 चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलती है कि या तो अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में हो सकती है या फिर कला के रूप में हो सकती है। विज्ञान में भी ये 2 तरह से हो सकती है, ये आदर्श विज्ञान हो सकता है या फिर वास्तविक विज्ञान हो सकता है। इस प्रकार हम इसकी प्रकृति भी विज्ञान और कला के रूप में और विज्ञान के अंदर भी आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान के रूप में देखते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है, इस पर मैं फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में यदि हम देखें कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए अर्थशास्त्र की सीमा एक सब्जेक्ट के रूप में बेसिकली हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अर्थशास्त्र बेसिकली आर्थिक घटनाओं को पढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैर आर्थिक घटनाएं हैं उनको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि ये आर्थिक और गैर आर्थिक घटनाएं क्या है। आर्थिक का मतलब ये है कि ये मनुष्य है, मनुष्य की वो सारी क्रियाएं जिसका संबंध धन से है। तो मनुष्य की वे सारी क्रियाएं जिसका संबंध धन से है उनको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। और मनुष्य की वे क्रियाएं जिसका संबंध धन से नहीं है, मतलब धन से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं। मैं एक छोटे से उदाहरण से इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाना मेरे लिए वही एक्टिविटी है, लेकिन उसके बदले में महाविद्यालय से मुझे वेतन प्राप्त होता है, तो इसका संबंध धन से हुआ। तो महाविद्यालय में पढ़ाना मेरे लिए कौन सी घटना हुई, आर्थिक घटना या आर्थिक क्रिया। लेकिन जब मैं घर पर हमारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए मैं पैसे नहीं लेता, तो वो जो पढ़ाना है, चूँकि पढ़ाई वो की वही है, लेकिन महाविद्यालय उसके बदले में मुझे वेतन दे रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया हुई। लेकिन जब घर पर मैं बच्चों को वैसे ही फ्री में पढ़ा लेता हूँ तो वहाँ धन से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन धन से संबंधित नहीं है, इसलिए मेरा घर पर पढ़ाना या अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाएगी, गैर आर्थिक क्रिया है। तो अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, गैर आर्थिक क्रियाओं को नहीं पढ़ते। इसी प्रकार हम अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब हम जो बात करते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता और अर्थशास्त्र उनका अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र एक मनुष्य का अध्ययन करता है, और मनुष्य भी कौन सा, अपना सामाजिक, क्योंकि जो समाज में रहकर आर्थिक गतिविधियां करता है। बाद में हालांकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसमें संशोधन किया और ये कहा कि जहाँ भी चयन की समस्या आती है वो सभी चीज़ें इसके दायरे में आएगी। तो हम मनुष्य का अध्ययन करते ही हमारे लिए जरूरी है। अर्थशास्त्र चूँकि मनुष्य का अध्ययन करता है, और आप भी जानते हो मनुष्य का व्यवहार समय के साथ साथ परिवर्तनशील होता है, इसलिए अर्थशास्त्र के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि
मैं आपका व्यवहार आज देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैंने कोई नियम बना लिया, अब भविष्य में आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा, उस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है भविष्य में आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। तो वो नियम जो मैंने आपके व्यवहार को देखकर आज बनाया है वो नियम भविष्य में उतना लागू होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं होती। इसलिए हम कई बार कहते भी हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है लेकिन इसके नियम विज्ञान जितने सटीक नहीं है, क्योंकि हमारा विषय वस्तु भौतिक वस्तु नहीं है, एक जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि कौन है? मनुष्य। और मनुष्य होने के कारण चूंकि मनुष्य का व्यवहार समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन होने पर उसमें हमारे जो नियम थे उनकी सटीकता में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है। बाद में हम और जब आगे पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।